का सेशन हमारा है 30 इयर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीप चोकर। ही वॉज अ प्रोफेसर रिसर्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये एक सिटीजन एक्टिविस्ट हैं फॉर इम्प्रूविंग डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस इन द कंट्री। एक बर्ड वॉचर, कंजर्वेशनिस्ट भी हैं, ट्रेन्ड लॉयर भी हैं। और ये जो है पहले रेलवे मैन, मेरी तरह ये रेलवे मैन भी थे पहले, और आजकल सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, वेल नोन इकोनॉमिस्ट, लाइफ लॉन्ग प्रोफेसर इन जेएनयू एंड एक्नॉलेज एक्सपर्ट डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और currently the Malcolm S. Adil Sisaiya Chair and Professor at Institute of Social Sciences, New Delhi. तो शोकर साहब, आपको अनम्यूट कर लें। यस सर। तो मैं आपको 1991 में लिए चलता हूँ, जब बड़ा फिक्स एक्सचेंज रेट होता था हमारा। रुपी वाज पेग्ड अगेंस्ट वैल्यू ऑफ अ बास्केट ऑफ करेंसीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम था और सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस थी। गवर्नमेंट वाज क्लोज टू डिफॉल्ट। सेंट्रल बैंक हैड रिफ्यूज्ड न्यू क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऐसे हो गए थे कि 2 सप्ताह का इंपोर्ट हम लोग कर सकते थे। और उस समय मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, नई कांग्रेस गवर्नमेंट आई हुई थी, तो लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस बहुत से हटाए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज किया गया 51% इक्विटी पार्टिसिपेशन तक। और बहुत सी और पॉलिसी पुरानी थी, गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, वो सब स्क्रैप हुआ। और ये जो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली थी, इसको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू और अदर मींस के थ्रू इसको डिसमेंटल करना शुरू किया गया। और कंसेप्ट ऑफ एमआरपीटीपी कंपनी, वेयर कंपनीज जिनका एसेट सरपास करता था एक सर्टेन वैल्यू, तो उसमें गवर्नमेंट सुपरविजन शुरू हो जाता था। ये सब चीजें हटाई गई, फिजिकल डेफिसिट को कर्ब करने के मेजर्स लिए गए। और ये 1991 से जो भी सरकारें आई, कोलिशन की और अदरवाइज, किसी ने इसको डिसमेंटल करने की कोशिश नहीं की। हालांकि लोग कहते हैं कि फर्दर रिफॉर्म जैसे लेबर रिफॉर्म या एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, ये सब चीज को जनरली किसी ने नहीं छूना चाहा। और बहुत आगे, कभी कभी थोड़ा पीछे, इस तरह से हम लोग ये पिछले 30 साल तक चलते रहे हैं। तो सर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपका मेरे से ये सवाल पूछना जब प्रोफेसर अरुण कुमार बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही नाजायज है, क्योंकि इस मामले में अरुण से ज्यादा कोई जानता नहीं है, और खासतौर पे ब्लैक मनी के बारे में अरुण से ज्यादा कोई नहीं जानता। एनीवे, जो अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो 1991 में हुआ था, दैट वाज ए गुड थिंग। लेकिन ये एक जो दुनिया में बिलीव चल रहा है कि एक तरफ कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट है, दूसरी तरफ सोशलिज्म और गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये दोनों चीजें जो हैं, दीज आर एक्सट्रीम्स एंड यूटोपियाज। वो नहीं होता है। जो जैसे आपने जिक्र किया कि वो लेबर रिफॉर्म करो, ये करो, वो करो, वो सही है, लेकिन उनको करने का एक तरीका, सिलसिला, सही तरीका होना चाहिए। हर चीज को टोटली खोल देना और टोटली फ्री फॉर ऑल कर देना, वो इकोनॉमी को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जब ये शुरू हुआ था 1991 में, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये क्या नाम है उनका, नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो मैं तो समझता हूं कि मनमोहन सिंह ने जिस ग्रेजुएटेड या कंट्रोल तरीके से सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन किया, वो सही था। लेकिन वो उसके बाद जो लोग उनके बाद आए हैं, उनको ये ठीक से मैनेज करना नहीं आया, या वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाए,
या वो ठीक से मैनेज नहीं करना चाहते थे। उसका ऑब्वियसली फायदा हुआ, मुझे नंबर तो याद नहीं हो तो अरुण जी बताएंगे कि हमारा ग्रोथ रेट वगैरह बढ़ा, सब कुछ ठीक रहा। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नाउ वी आर ऑन दी बीटन ट्रैक। लोग कह रहे हैं सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। भाई प्राइवेटाइज तो तब भी लोगों ने करने की कोशिश की थी और किया भी था। तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ पैनेशिया बट इट डज हेल्प प्रोवाइडेड यू डू इट प्रॉपर्ली। अब आजकल के जमाने में तो एमटीएनएल तो इफेक्टिवली बंद सी हो गई है। मैंने अपना एमटीएनएल का फोन और इंटरनेट कनेक्शन सरेंडर कर दिया क्योंकि 1 साल से नहीं चल रहा। अब एयर इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, तो देयर इज ए मेथड इन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। और ये जो टोटल फ्री मार्केट है, it is a ideal situation which is never reached by any economy or society. You move towards more and more free markets, but you never have totally free markets. हो ही नहीं सकता। And in the mecca of free market अमेरिका में भी नहीं है, बहुत कुछ उसमें वहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं। तो 1991 में I think the opening up was a good idea. Why good idea? It was necessary. देश की इकोनॉमी का बुरा हाल था, वो सोना वोना कहीं भेजा गया था and all that. So it was necessary and useful and it was done in the proper way. But down the line somehow we lost the track. अब जैसे जीएसटी है, मेरे ख्याल में अरुण में और मैं नॉट एग्री, मेरे ख्याल में जीएसटी एज अ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए उसको कुछ फायदा नहीं होगा। सो अच्छा काम है 1991 वाला, और 4-6 साल 10 साल अच्छे तरीके से हुआ, बाद में वो तरीका खराब हो गया। जी, थैंक यू सर। तो प्रोफेसर अरुण कुमार आपके पास आते हैं, और छोकर साहब ने पहले ही कह दिया कि जो सवाल मैंने छोकर साहब से पूछा था मुझे शायद पहले आपसे पूछना चाहिए था। तो सवाल तो वही है सर, 2-3 चीज और उसमें मैं ऐड करता हूं कि ये भी फैक्ट है कि 1991 तक हमारी ग्रोथ रेट रही 3.5%, और उसके बाद एवरेज मेरे ख्याल से 6% के आसपास होगी। ये भी कहते हैं कि अगर एक कंपैरिजन किया जाए एक सिंथेटिक इंडिया के साथ, कि अगर एक रिफॉर्म्स नहीं होते तो कितने लोग आज पॉवर्टी लाइन के नीचे होते और कितने लोग आज हैं, उसमें भी लोग कहते हैं कि 20-25 करोड़ लोगों का फर्क आता है। और ये भी बात है कि शायद द रिचेस्ट और द पुअरेस्ट के बीच गैप भी बढ़ा है। तो ये हमारी पूरी जो जर्नी 1991 से रही, बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्री 1991 और उसके बाद जो लिबरलाइजेशन हुआ हमारा इन फिट्स एंड स्टार्ट्स या जिस भी तरह से हुआ, सर इसकी ये जर्नी आप जरा हम लोगों को समझाएं और आप इसको कैसे देखते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा, तो 1980s का जो दशक था उसमें शुरुआत में एक क्राइसिस था अर्थव्यवस्था में, बैलेंस ऑफ पेमेंट का था, इन्फ्लेशन तेज हो गया था। इंदिरा गांधी तभी जब पावर में आई थी तो तुरंत आईएमएफ के पास गए और आईएमएफ से एडजस्टमेंट मांगा। तो आईएमएफ जब एडजस्टमेंट देता है तो वो जो कंडीशनैलिटीज इम्पोज करता है, तो उसने कंडीशनैलिटी इम्पोज की कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलिए। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो मतलब गवर्नमेंट में इकोनॉमिस्ट थे वो कह रहे थे कि अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया, और जो पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे एक रोक टोक लगी होती थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो मारुति आ गई, स्कूटर्स आ गए, वॉशिंग मशीन आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गए, कलर टेलीविजन आ गया एशियन गेम्स की वजह से। तो हमारा जो डेट था वो बेतहाशा बढ़ा, मतलब $10 बिलियन का डेट था 1980-81 में, वो $93 बिलियन पहुंच गया 1989-90 तक। और वो फिर हम रीपे नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले तो हमारे जो है रेमिटेंसेज आते थे, एनआरआई हमारे यहाँ डिपॉजिट करते थे पैसा। तो जब ये देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस बढ़ रहा है क्योंकि जो गल्फ वॉर आ गई 1989 में, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए, तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बहुत तेजी से बाहर जाने लगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब क्राइसिस बढ़ने लगा
तो लोगों ने पैसा देश से निकालना शुरू किया, बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल होने लगा। और आप देखें तो जो एक्सपोर्टर्स थे वो जो अपना प्रोसीड्स वापस इंडिया नहीं ला रहे थे, इंपोर्टर्स थे वो जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर रहे थे, एनआरआई पैसा बाहर निकाल रहे थे। तो कुल मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। तो आईएमएफ से जो एडजस्टमेंट मिल भी रहा था वो तुरंत खत्म होता जा रहा था 1-1.5 साल तक। और उस समय अगर आप देखें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत थी, राजीव गांधी जी की सरकार चल नहीं पा रही थी, और जो नेशनल फ्रंट की सरकार आई उसमें भी उथल पुथल बहुत थी। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी मिलके हमारे देश में क्राइसिस हो गया। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पूरी तरह से तैयारी करे बैठे थे कि ये इंडिया को क्या करना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने 7 रिपोर्ट तैयार की हुई थी कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से बदलना है। तो वो रिपोर्ट जो तुरंत लागू होने लगी जैसे ही मनमोहन सिंह जी आए। तो जैसे कि उदाहरण दूं कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में था कि 22% डिवैल्यूएशन होना चाहिए करेंसी का, तो हमने बिल्कुल 22% डिवैल्यूएशन किया। तो मेरा मानना है कि जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हैं उन्होंने इंडिया को जबरदस्त स्ट्रैटेजी के चलते हुए पैनिक कराया, और वो पैनिक करा के फिर जो है नई आर्थिक नीतियों का लागू करना शुरू किया। और नई आर्थिक नीतियां हैं क्या, ये समझना चाहिए कि इनका फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है। इनका फिलोसॉफिकल बेसिस है कि इंडिविजुअल को मार्केट में जाके अपने लिए जो चाहिए लेना है, तो मार्केटाइजेशन की नीतियां लागू हो जाती हैं। मतलब स्टेट को रिट्रीट करना है और मार्केट को आगे बढ़ना है। 1947 में अगर आप देखें तो जो हमारी नीति थी उसमें था कि जो इंडिविजुअल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्राइसिस के लिए या अपनी समस्या के लिए। तो स्टेट, शिक्षा है तो स्टेट देगा, स्वास्थ्य है तो स्टेट देगा, गरीबी हटाना है तो स्टेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो स्टेट करेगा। तो स्टेट से मतलब पब्लिक सेक्टर से ये सारा होना था। और एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में स्टेट का जो बहुत ज़्यादा जो रोल था कि वो इसको बढ़ावा दे। तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स, ये सारा बनाने की बात थी। तो ये जो फिलोसॉफिकल चेंज आया, इसके चलते हुए प्राइवेट सेक्टर को लीडिंग रोल दिया और जो पब्लिक सेक्टर है उसको पीछे रिट्रीट करना था। तो इसके चलते हुए अब हमें समझना है कि लॉन्ग टर्म में क्या है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी। तो मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी ही बंद या उतनी ही खुली थी जितना कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी, चीन की अर्थव्यवस्था थी, जापान की। हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो और इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 7-8% ही था, और चीन का 9% था, जापान का 6% था, अमेरिका का भी 7% था। तो हम उतने खुले थे या उतने बंद थे जितना कि ये बाकी जो बड़े बड़े देश थे जो उन्होंने किया। अब इसका जो असर हुआ ये कि इसमें जब मार्केट बढ़ता है तो इनइक्वालिटीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं हमारे यहाँ, और इससे इनइक्वालिटीज के चलते हुए हुआ ये है कि हमारे पास बार बार डिमांड की समस्या आ जाती है। तो जैसे कि अभी देखा आपने पैंडेमिक के दौरान जो हमारे गरीब आदमी हैं उन्होंने कहा 80% लोगों ने हमारे पास 1 हफ्ते का राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो जो हमारी समस्या है कि गरीबी वहीं की वहीं बनी रही। लोग कहते हैं कि गरीबी कम हो गई, मेरा मानना है गरीबी कम नहीं हुई, वो गरीबी की परिभाषा ही बदल जाती है। गरीबी की परिभाषा जो है वो स्पेस और टाइम स्पेसिफिक होती है। अगर आप लद्दाख में देखें तो वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के पास ठीक से घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, भोजन नहीं है और जो एनर्जी नहीं है तो एक विंटर में खत्म हो जाएगा, वो एक सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन वो एग्जिस्टेंस तो हमारे प्लेन्स में मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस है। और अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिलनाडु में आप एक वेष्टी पहन के, केला खा के और लुंगी पहन के और जो छप्पर के नीचे आप जो जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो जो पॉवर्टी है वो स्पेस एंड टाइम स्पेसिफिक है। तो जो हमारी जो स्पेस एंड टाइम स्पेसिफिक पॉवर्टी है वो बदल रही है। जो कंज्यूमरिज्म का दौर ये 1991 के बाद जो हुआ है कि कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसके चलते हुए गरीब आदमी को भी आप मोबाइल रखना है, बाकी सब करना है, तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है फूड का वो कम हो गया। तो अगर आप फूड से जो पॉवर्टी मेजर करें तो 1991 में हमारा एवरेज कंजम्पशन 510 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था, वो 20% गिर गया है। तो वो किसका गिरा है? वो गरीब आदमी का गिरा है। इसीलिए 40% कुपोषण है महिलाओं में, बच्चों में, यानी कि वो पर्याप्त भोजन नहीं कर पाते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी हुई है वो जबरदस्त हुई है। सबसे ज्यादा गरीब हमारे यहाँ है और बिलियनर्स की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है। तो इतने कम पर कैपिटा इनकम में जब बढ़ेगा तो ये समस्या होगी। तो 1947 से हमारी नीतियां ट्रिकल डाउन पे आधारित हैं और 1991 के बाद तो और भी ज्यादा ट्रिकल डाउन पे आधारित हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए जो लिबरलाइजेशन हुआ वो सही नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो असमानता है, गैर बराबरी है और जो डिमांड की समस्या है वो सारी आगे आ गई। गरीबी बढ़ गई है, मेरा मानना है गरीबी कम नहीं हुई है। और जो सब ये हुआ है कि इंडस्ट्री वगैरह का, जैसे कहा
कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ, तो मेरा मानना है कि 1980s के दशक में हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 5.2% थी, और 1990s में जैसे ही लिबरलाइजेशन हुआ तुरंत रेट ऑफ ग्रोथ गिर गई, और एवरेज 1990s का 5.3% है। यानी कि हमारे कोई इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं हुई, सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ हुई। सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ हुई तो उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ सन जो 2000 का जो दशक था उसमें रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ी है। नहीं तो 2003 तक हमारा एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ तो उतना ही था जो 1980s में है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1990s के पहले कोई समस्या नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन जो 1990s में हुआ वो समस्या का हल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, इन सब का हल हमें ढूंढना था बाय गोइंग फॉर पॉलिसीज विच आर बॉटम अप अप्रोच रादर देन टॉप डाउन अप्रोच। जो ये लिबरलाइजेशन का जो कहा जाता है वो एक टॉप डाउन अप्रोच है कि ऊपर के तबके को तो बहुत फायदा हुआ, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, रिच है, उसके बड़ी बड़ी कारें आ गए, बड़े बड़े टेलीविजन सेट आ गए, तरह तरह के कंज्यूमर गुड्स आ गए जो एडवांस कंट्रीज में उपलब्ध होते हैं वो हमारे यहाँ भी उपलब्ध होने लगे, जो 1991 के पहले नहीं था। तो जो अमीर तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, उसको फायदा हुआ, लेकिन गरीब वहीं का वहीं रह गया। तो ये जो सारा जो बदलाव आया, ये चेंज तो जरूर है, पर ये चेंज हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक, IMF ने हमें पैनिक करके उसमें डाल दिया। उनकी कंडीशनैलिटी और क्रॉस कंडीशनैलिटी हमें फॉलो करनी पड़ी, क्योंकि उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत क्राइसिस था, और उसका आज ये परिणाम है कि हम पैंडेमिक में बहुत बुरी तरह से जो गिरावट आई है, क्योंकि जो हमारा गरीब तबका है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 94% अनएम्प्लॉयमेंट आज भी है, तो वहाँ पे गरीबी बनी हुई है, गरीबी की परेशानी बनी है। हमारे किसान हैं वो परेशान हैं, जो वर्कर्स हैं वो परेशान हैं। तो यानी कि कुल मिला के जो ऊपर का तबका है, ऊपर का 5% है, वो तो ठीक है कि उनको बहुत फायदा हुआ, लेकिन जो बॉटम 95% है उसको कितना फायदा हुआ ये देखने की बात है। और मैं दिल्ली का जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो 2018 का है उसको मैं कोट करूंगा, तो वहां पे ये बताया कि 90% लोग 25,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार खर्च करते हैं। तो 25,000 का मतलब है कि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है 1991 के बाद। और जो कुल 2% लोग हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं प्रति परिवार प्रति माह, तो वो कह सकते हैं जो 50,000 से ज्यादा खर्च करते हैं 2% उनको फायदा हुआ है, लेकिन जो 90% है जो 25,000 रुपए प्रति परिवार प्रति माह खर्च करते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ है इन नीतियों से। और अगर ये नीतियां हमारी बॉटम अप होती तो बहुत ज्यादा फायदा और होता। नहीं प्रोफेसर साहब, ये 25,000 से 50,000 के बीच में भी तो कुछ लोग होंगे। वो 8.5% है। अच्छा। मैंने बताया ना कि 2% है जो 50,000 से ऊपर खर्च करते हैं, और जो बाकी है वो जो 90% है वो 25,000 से कम खर्च करते हैं, और उसमें भी करीब 43% है जो 10,000 से कम खर्च करते हैं। आप दिल्ली जैसे शहर में अगर 10,000 से कम खर्च करने वाले इतने परिवार हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस दशा में रह रहे हैं। और ये तो मतलब दिल्ली की बात है जहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है उससे दुगनी है। तो जो ये हालत दिल्ली की है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी प्रांतों में जहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम आधी है दिल्ली से, वहां पे क्या हाल होगा। अरुण, इफ यू लुक एट इट, 1947 आबादी हमारी 36 करोड़ थी, 1990 में करीब 85 करोड़ थी, आज की तारीख में 140 करोड़ है। तो हमने जब ये रास्ता पकड़ा 91 का, उसके बाद 55 करोड़ लोग जोड़ दिए इसमें हमने। तो ये जो वो हिंदुस्तान जो आज़ाद हिंदुस्तान था उसके करीब 2.25 गुना के बराबर हुआ, या कम से कम 1.5 गुना हुआ। उतने लोग जुड़ गए, उसके बाद भी जो इकोनॉमिक लोड व्यवस्था लेके चल रही है उसकी एक ही वजह है कि हमने जो पिछले भूत में पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स के नाम पे छोड़ने के बजाय उनसे कहा जो उद्यमी है। हेलो हेलो, हाँ, आवाज कट आप सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि 1991 से 55 करोड़ लोग हमारी अर्थव्यवस्था से और जुड़ गए हैं। जो आजाद भारत जो 47 में हुआ तब 36 करोड़ हमारी आबादी थी, उसका 1.5 गुना से ज्यादा हमने पिछले 30 साल जोड़े हैं। ठीक है, ये इसलिए संभव हुआ कि हमने अर्थव्यवस्था की जो सोच थी और लगाम थी वो उन लोगों के हाथ में जो कि भूत में पड़े हुए ब्यूरोक्रेट थे उनके हाथ से छीन के कुछ उद्यमियों के हाथ में दी। हमने कुछ आगे सोचना शुरू किया। जितनी बातें आपने कही वो सब सही है, अब वो सही सिम्टम्स हैं, लेकिन वो रास्ता कैसे निकाला जाए हमारे देश की तरक्की हो, हर व्यक्ति की तरक्की हो,
हर नागरिक इस काबिल हो जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा मान सकें, वो रास्ता हमने इख्तियार नहीं किया, क्योंकि वो रास्ता पकड़ने के लिए हम सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी जो हमारी योजना बन रही थी उसमें वो अफसर थे जिन्होंने 30 साल पहले पढ़ाई की थी, वो 30 साल पहले किताबों से पढ़ते थे, वही समझते थे, आगे पढ़ नहीं पा रहे थे। अगर आप देखें वही लोग, उन्हीं के बैच के लोग जो भारत के हैं, एक छोटी सी बात है, 5 करोड़ भारतीय मूल के लोग जो भारत के बाहर हैं वो उतना ही कमाते हैं जितना 140 करोड़ भारत में रहने वाले कमाते हैं। पहली बात ये हमें भूलनी नहीं चाहिए। नंबर 2, पिछले 25 बरस में, एक मिनट आपको रोकूंगा। छोकर साहब को उन्होंने कहा था उनको कहीं जाना था, तो उनसे एक सवाल पूछ के वो शायद उनको जल्दी जाना है। तो सर आपके छोकर साहब, आप दिस इज अ सब्जेक्ट क्लोजर टू योर हार्ट सर। तो हम लोग कहते हैं कि भाई लो इनकम से हम लोग शायद मिडिल इनकम की तरफ पहुंच रहे हैं। तो अंशु, सिद्धू साहब को भी ले लेते हैं। सिद्धू साहब को 2 मिनट का एक इंट्रोडक्शन लेके तब कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, सिद्धू साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरभजन सिंह सिद्धू साहब वो बड़े ट्रेड यूनियन लीडर है, और वो शुरू में जो हम लोगों ने सेशन शुरू किया तब यहाँ नहीं आए थे। तो ये छोकर साहब से ये सवाल पूछने के बाद आपके पास आएंगे, या बल्कि झा साहब से कहेंगे कि सिद्धू साहब के लिए कोई सवाल सोच के रखें। तो सर मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो ये तो बात सही है, लेकिन जो डिलीवरी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, आई डोंट थिंक दे हैव इम्प्रूव्ड। एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैज इरोडेड द इंडिपेंडेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये इसी मतलब सिर्फ लिबरलाइजेशन से सब कुछ सही हो जाएगा ये तो कोई किसी ने कहा भी नहीं था, लेकिन इन सब चीजों में इरोजन हुआ है, जैसे रेंजिंग फ्रॉम पुलिस एंड कोर्ट्स टू एजुकेशनल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हम लोग मिडिल इनकम कंट्री की तरफ आ गए हैं, और शायद कभी फ्यूचर में हम लोग के जीते जी हाई इनकम कंट्री की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये जो हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप छोकर साहब? देखिए, जैसे आपने कहा, जैसे सब्जेक्ट क्लोज टू माय हार्ट, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एंड मैं माफी चाहूंगा जो प्रोफेसर अरुण कुमार और बाकी अगर कोई इकोनॉमिस्ट हैं, कि इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि इकोनॉमी से ही दुनिया चल रही है। लेकिन वो जैसे फैज अहमद फैज ने कहा था, आप तो बड़े शायरी के वो हैं कि और भी जमाने में दुख मोहब्बत के सिवा, जो इकोनॉमी के साथ साथ देयर इज ए सोशल सेटअप दैट वी हैव टू वरी अबाउट। तो लिबरलाइजेशन में भी और उसके बाद भी हमारे जो पॉलिटिकल ग्रुपिंग है सारे के सारे, उनमें से किसी का ध्यान, कहते हैं इंदिरा गांधी ने भी एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीब को वोट बैंक के तौर पे देखा गया, और अभी भी उसको या वोट बैंक के तौर पे देखा जा रहा है, या जो भी है। तो राजनीतिक, और आपने जैसे कहा पॉलिटिकल डिफरेंस, आप यही ले लीजिए। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल ये हाल है, पहले भी यही था। जैसे कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का अपॉइंटमेंट हुआ, आई मीन इससे बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। पहले भी हुआ था, कांग्रेस के जमाने में भी यही होता था। तो पॉलिटिशियंस जो हैं, दे वांट टू कीप द मोनोपोली ऑफ पावर, एंड देयरफॉर the corporate world can manipulate them to some extent through money. Otherwise, the civil service, etc., उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर इंडिया में होना है, तो उसके साथ कंकॉमिटेंट या प्री रिक्विजिट है पॉलिटिकल रिफॉर्म होना। अब एक मैं आपको छोटी एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा। ये बैंकों के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, और इसके बारे में मेरा ये ख्याल है, और मैंने कहीं लिखा भी था, कि अगर बैंकों की जो मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट, पूछा जाए कि भाई तुमने ये लोन क्यों दिए, मैं मानता हूं 100 में से करीब 25-30 जेन्युइन गलती हुई होगी या जेन्युइन एनवायरनमेंट बदली होगी, लेकिन इतना ज्यादा होना, तो अगर उनसे पूछा जाए एट द पेन ऑफ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप बताइए, क्योंकि अगर ये
उसमें दो ही ऑप्शन है, या तो बैंकों की मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंसी, या उन्होंने किसी प्रेशर के अंडर आके ये किया। अगर इनकॉम्पिटेंट थी तो उनको लगाया किसने था? Who appoints the senior management of banks? It is the government again or the political setup again. तो और अगर उन्होंने अंडर प्रेशर दिया तो उनको बताना चाहिए। वो जवाब सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी की तरफ जाएगा, इसलिए वो सवाल ही नहीं पूछा जाता। So I think we have been pushing the political phenomena under the carpet. It is not brought into the economic discussion, and therefore we have not made any headway, and we will perhaps not make any headway, because we are not willing to reform our political system, but therefore economy is used to benefit those जिनसे इलेक्शन में मदद मिल सकती है। जी, मैं सिद्धू साहब से प्रश्न पूछ लूं? जी हाँ, आप पूछिए। हरभजन साहब, झा साहब क्या? हाँ, मैं अपने दर्शकों को तारुफ भी करा दूं, मतलब आपका परिचय करा दूं सिद्धू साहब का। HMS जो इंडिया की यूनियन है, इट इज द बिगेस्ट यूनियन, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। 3.3 करीब 33 लाख मेंबर्स हैं, तो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस 33 लाख मजदूरों को। सिद्धू साहब, एक चीज मुझे आपसे इसलिए समझना है, मैं पब्लिक सेक्टर में काम किया हूं, और आज भी जब कोई पब्लिक सेक्टर बिकता है तो मुझे लगता है मेरे पिता का खेत बिक रहा है। तो ये मैं इसलिए समझ रहा हूं, ये जो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जो भी हुआ, ये पिछले 30 साल में हम लोग ये नया शुरू कर दिए पब्लिक, मतलब ये तो अपनी संपत्ति है, हम लोग कितने पब्लिक सेक्टर बेचते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। धन्यवाद, आपके निमंत्रण मिला। मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था, इस वजह से। मैं समझ सकता हूँ। जी। एक तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, हिंद मजदूर सभा बिल्कुल ऐड करें, बिल्कुल ऐड कर दीजिए। फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें तकरीबन 2800 फेडरेशन हमारे एफिलिएट्स हैं, और 92 लाख से ज्यादा मेंबरशिप है हमारी। अच्छा, 92 लाख है। हाँ, और रेलवे में, पोर्ट एंड डॉक में, कोल में, बाई गवर्नमेंट सीक्रेट वेरिफिकेशन से हम नंबर 1 पर हैं। बाकी दूसरे डिपार्टमेंटों में भी चाहे रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, सब जगह पर उपस्थिति है हमारी। तो आपने जो सवाल किया पब्लिक सेक्टर बिकने का, ये सब शुरू हुआ सिंह साहब 91 से, जब से हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकारों ने ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान तभी तरक्की कर पाएगा जब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने और ग्लोबलाइजेशन को वेलकम करे, अपने बॉर्डरों को खुले व्यापार के लिए खोले। और उस वक्त का मुझे याद है कि उस वक्त के जो हमारे गवर्नमेंट में हुक्मरान थे, वो ये कहते थे कि अगर हम विदेशी पूंजी को अपने देश में रेड कारपेट पर बुलाएंगे, वो नए कारखाने लगाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। और ये उन्होंने उस वक्त लोगों को समझाने का काम किया था। परंतु अगर आप 30 साल में देखें तो गरीबी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, 2 टाइम का खाना लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। और जितनी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई, उन्होंने कोई कारखाना नया अपने पास से नहीं लगाया। हमारे चल रहे कारखाने मुनाफे में जो चल रहे थे, उनको कौड़ियों के भाव में खरीद कर अंडर द टेबल पेमेंट किया। वो जो उस वक्त सरकार में थे या बाद में अभी तक भी हैं, जितने पब्लिक सेक्टर बिक रहे हैं, उनकी कीमत, एक मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, बाल्को कंपनी जब बिकी थी तो उसमें उस वक्त 525 करोड़ रुपए में बिकी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और बाद में उसका असेसमेंट हुआ, इंडिपेंडेंट एजेंसियों ने किया, तो 8000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 525 करोड़ रुपए में बेची। ऐसे और भी मैं लिस्ट पूरी पढ़ के सुना सकता हूं, जो 91 ऑनवर्ड जो हैं वो बिकी हैं, और उन्होंने कोई जॉब क्रिएट नहीं की। जितने भी कर्मचारी ऑन रोल थे, उनको भारत सरकार से तब उन्होंने लिया कि उन्होंने उसकी कंडीशन रखी थी कि हमारे को ये इंडस्ट्री को ट्रिम करके दीजिए, इसका फैट रिड्यूस कीजिए, तब हम इसको लेंगे। और वो सारा फैट रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने दिया उनको, जिनको वीआरएस दिया, गोल्डन हैंडशेक दिया, जो वीआरएस गोल्डन हैंडशेक से नहीं थे उनको कंपलसरी रिटायर किया, जो कंपलसरी रिटायर में नहीं आए हमारे जैसे, तो उनको कहा कि इनको ट्रांसफर करो सिलचर में और असम में भेजो, गुवाहाटी में भेजो। उनको ट्रांसफर करके इतना मजबूर कर दिया कि बच्चे कहीं और वो कहीं, और मजबूरन वो सरेंडर कर जाए कि नहीं, जो कुछ देना है हमारे को दे दीजिए। 3-3, 4-4 मैनेजर बैठ जाते थे,
वो कहते थे बेवकूफ बन रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब करोगे, आपको इतने लाख रुपए दे रहे हैं, आप इतने लाख रुपए लेने के लिए तैयार नहीं। ये सारा गेम हमारे को 30 साल में हमारा एक्सपीरियंस हुआ। मोटे मोटे तौर पर अभी निकल के सामने आया कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो दुनिया के बहुत ही रईस आदमी हैं, पैसे वाले हैं, उनके वहां पर जो विकास रुक गया, क्योंकि उन्होंने जितना मैक्सिमम विकास करना था कर लिया। वो चाहते थे कि हमारे को पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई मंडी चाहिए, कोई बाजार चाहिए। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी थी, इसीलिए उन्होंने ये थ्रू वर्ल्ड बैंक, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक से ही कर्जा लेते हैं, और जितना कर्जा लिया था यूपीए सरकार के टाइम पर, उसका आज अगर आप देख लें 7 साल में वो उससे डबल कर्जा ले लिया है इन्होंने। तो वो वर्ल्ड बैंक का स्लोगन है, जो उसका मूल मंत्र है, जो बड़े बड़े गुरु भी देते हैं, किसी को अकेले कान में फूकते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के कान में फूका हुआ है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज टू गिव द गवर्नेंस ओनली। और ये अगर आप 13 की फिक्की की कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन लें, वो रिकॉर्डेड है। इन्होंने उस हमारे देश के पूंजीपतियों को आश्वासन दिया था कि अगर आप भाजपा की सरकार को मुझे समर्थन देंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मेरी गवर्नमेंट बनने के बाद हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, सारा बिजनेस आपको आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये इस तरीके का इस स्लोगन पर काम हो रहा है ये। और अगर आप 91 से पहले देखें तो अगर आप और कोई पूछना चाहते पूछें, नहीं तो अदरवाइज तो मेरे को अगर आप फील्ड देंगे तो मैं तो बोलता ही चला जाऊंगा, और जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर। हाँ नहीं, मैं अरुण भाई साहब को भी जरा, अरुण कुमार भाई साहब आ गए हैं अभी, उनसे जरा मैं एक, अरुण भाई साहब, ये जो सिद्धू साहब ने कहा वो मेरा प्रश्न लिखा हुआ था, मतलब मैंने तो, इन्होंने पढ़ा नहीं मेरा प्रश्न कैसे, मतलब कुल जमा होके हम बाजार हो गए हैं, वी आर बिकम अ मंडी या मार्केट। इस दुनिया ने हमें, वर्ल्ड बैंक या जो भी आप कहिए, हमें बाजार बना दिया है। क्या ये फैक्ट है? क्योंकि हम इससे निकलेंगे कैसे? अब बाजार हो गए, अब हम तो लोग बेचे जा रहे हैं हमको। देखिए, बाजार तो हरदम से रहा है। जब भी आप कोई गुड या सर्विस को एक्सचेंज करेंगे तो बाजार है। अगर बार्टर करेंगे, आप जूता बनाते हैं, मैं गेहूं पैदा करता हूं, आप जूता मुझे देंगे और मैं गेहूं आपको दूंगा, तो वो भी एक एक्सचेंज है, तो यानी वो एक मार्केट है। तो मार्केट तो शुरू से ही है, लेकिन जो बाजारीकरण है वो नया है। बाजारीकरण का मतलब है कि बाजार के प्रिंसिपल्स अब हमारे इंस्टीट्यूशन में घुस गए हैं। यानी कि जैसे कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, तो यानी कंज्यूमर सॉवरेन है, जो कंज्यूमर करना चाहता है वो अलाउड होना चाहिए। यानी मेरे पास पैसा है तो मैं मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूँ, आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाना पीना भी नहीं खरीद सकते, तो बाजार में वो लेजिटिमेट है। और उसी तरह फिर जैसे कि सैमुअलसन साहब ने कहा कि डॉलर वोट पे चलता है बाजार, यानी आपके पास $1 है तो आपका 1 वोट है, मेरे पास $1 लाख है तो मेरे पास 1 लाख वोट है। तो यानी कि जो डॉलर वोट पे चलेगा तो जो अमीर आदमी चाहेगा वो हो जाएगा, और जो गरीब आदमी चाहेगा तो वो नहीं होगा। तो ये बाजारीकरण की नीतियां हैं जो आज कह रहे हैं कि वैश्वीकरण है, वो वैश्वीकरण को मैं मानता हूँ ये बाजारीकरण है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण कोई नया नहीं है। जब हमारे यहाँ से बुद्धिज्म जो जापान तक गया था 2500 साल पहले, वो भी वैश्वीकरण था। जब बाली हिंदू आइलैंड बना वो भी वैश्वीकरण था। तो वैश्वीकरण तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है। लेकिन जो 1991 का फेज है इंडिया में, वो बाजारीकरण का फेज है। इसमें बाजार आगे होगा और स्टेट पीछे होगा। यानी कि बाजार को हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव है, कि जो बाजार का आउटकम है वही सही है, और जो समाज कह रहा है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। तो स्टेट को आगे मतलब रिट्रीट करना है। तो ये जो स्टेट और मार्केट के बीच का एक वो टकराव है वो सामने आ रहा है। तो इसमें मार्केट अब आ गया है, स्टेट पीछे। तो मेरा मानना है कि जो अर्थव्यवस्था की जो मतलब चलाने का ढंग है, उसमें ये माना गया है कि बाजार में फेलियर होता है, तरह तरह से फेलियर होता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है, जैसे कि आप देखें तो जहाँ पे पब्लिक गुड्स हैं, जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हैं, तो तरह तरह का मार्केट फेलियर होता है। इसीलिए अगर आप देखें तो एडवांस कंट्रीज में जो मतलब इंटरवेंशन है जो सरकार का, मार्केट में बढ़ता चला गया है, ऐसा नहीं कि वो कम हुआ है। तो मैंने मतलब अपनी ब्लैक इकोनॉमी वाली किताब में आंकड़े दिए कि 1870 में जो मतलब जो सरकार स्पेंड करती थी अपने उससे, तो 13% जीडीपी का होता था, और वो 1990 तक आगे 40% हो गया था। तो उन्नत देशों में मतलब जो सरकार का रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो कम हो गया। ऑस्ट्रिया वगैरह में तो, स्वीडन में तो 60% जो जीडीपी का है वो सरकार के थ्रू खर्च होता है। तो मार्केट फेलियर जब आया तो उसके वजह से जो स्टेट इंटरवेंशन जरूरी हो गया। अब जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए, तो जैसे कि गर्ल चाइल्ड है, तो गर्ल चाइल्ड को जो हमारे परिवार कम जो शिक्षा देते हैं कि वो तो शादी होकर चली जाएगी, लेकिन गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि वही परिवार को पालेगी, बच्चे को बड़ा करेगी। तो जो ये मार्केट फेलियर होता है, तो इसलिए जो शिक्षा है उसमें सरकार का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ फेलियर है। उसी तरह स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में जो गर्ल चाइल्ड का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पे उसमें कम खर्च किया जाता है, तो वो भी एक जो मार्केट फेलियर का है। फिर उसी तरह और जो है तरह तरह से वहाँ मार्केट फेलियर, तो स्टेट का रोल बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात यह है कि अभी पैंडेमिक में हमें समझ आ गया कि वी आर अ कलेक्टिविटी, वो हम इंडिविजुअल फॉर्म पे नहीं कर सकते हैं। जो मार्केटाइजेशन का एक प्रिंसिपल है कि वो इंडिविजुअल इज द सॉवरेन, इंडिविजुअल जो चाहता है वो होना चाहिए। लेकिन अब कलेक्टिविटी जब है तो पब्लिक सेक्टर ने हमें सपोर्ट दिया, पब्लिक सेक्टर की वजह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पैसा ट्रांसफर हुआ, खाना पीना प्रोवाइड हुआ। तो हमें कोई भी क्राइसिस में पब्लिक सेक्टर की जरूरत है। उसको हम कमजोर करते चले जाएंगे तो और परेशानी में आ जाएंगे। जो रिसोर्सेज, अब समस्या है कि जब पब्लिक सेक्टर को क्यों फेल, वो जानबूझ के फेल कराया गया। जैसे कि MTNL है, जब प्राइवेट सेक्टर की टेलीफोन कंपनियां आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने उसकी लाइनें काट दी। तो मुझे याद है कि जब रिलायंस और टाटा वगैरह वो बढ़ रहे थे दिल्ली में 2006, 7, 8 में, तो काट देते थे। हर रोज खबर आती थी कि 1 किलोमीटर की तार गायब हो गई, 1 किलोमीटर की तार चोरी हो गई। तो जानबूझ के फेल कराया गया। आप देखें एयर इंडिया है, 5 मिनट पहले उसके जो किंगफिशर की फ्लाइट उड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो मलया साहब जो हमारी उसमें कमिटी में, सिविल एविएशन की कमिटी में थे। तो जानबूझ के पब्लिक सेक्टर को फेल कराया गया। मैंने 1991 में देखा कि 35 पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स थे जिनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुए थे। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो तो कंपनी जो क्राइसिस में चली जाएगी। फिर उसके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन बहुत थे, जैसे कि BHEL है, उसने लीबिया में जाके प्लांट जो सेटअप किया और वहां पे से पैसा नहीं आया तो उसका लॉस हो गया। NPCC ने रेलवे लाइन बनाई इराक में, वो उसमें 135 करोड़ का जब पैसा वापस नहीं आया तो वो जो सारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ वो उसी की वजह से हुआ। तो पब्लिक सेक्टर को जानबूझ के फेल कराया गया जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को आगे किया जा सके। और ये जो नीतियां हैं हमारी, इनका फिलोसॉफिकल जो बेसिस है वो इंडिविजुअल है, वो कलेक्टिव नहीं है। तो जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वही गलत है। उसी के चलते हुए असमानता बढ़ रही है, उसी के चलते तरह तरह की समस्याएं। और जब ये असमानता बढ़ती है तो उसका पॉलिटिकल और सोशल कॉन्सिक्वेंस भी होता है। तो मेरा मानना ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। इस पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही जो हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है, तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को हम अलग अलग नहीं देख सकते, उनका दोनों का तालमेल होता है। ये जो मतलब जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वही जो क्रोनी कैपिटलिज्म करके पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, वही इकोनॉमिक पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं जिससे कि उनको फायदा हो। तो आप देखें कि पिछले 30 साल में ही नहीं, उससे पहले भी क्रोनी कैपिटलिज्म था, उसके बाद क्रोनी कैपिटलिज्म और बढ़ गया। जैसे सिद्धू साहब ने सही बताया कि बाल्को का जो प्राइवेटाइजेशन किया गया 500 करोड़ में, जबकि उसका प्रॉफिट जानबूझ के 5 साल से गिरा दिया गया था। अगर उसका प्रॉफिट गिराया नहीं गया होता, 5 साल पहले का जो प्रॉफिट था, तो उसका वैल्यूएशन 5000 करोड़ रुपए होता। तो 5000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति आपने 500 करोड़ में दे दी। और ये सब जगह हुआ, ये रशिया में भी हुआ। वहां पे जो क्लेप्टोक्रेट्स वगैरह थे, उन्होंने जो सारा जो पब्लिक सेक्टर खरीद लिया और वो बिलियनर्स बन गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। पॉलिटिकल इकोनॉमी जो हमारी है वो बदल रही थी। 1975 के बाद हमारे यहाँ राइटवर्ड स्विंग हुआ है अर्थव्यवस्था में। अगर आप देखें इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी हावी हो गए थे, जो पॉलिसीज थी वो जो सारी राइट विंग के जाने लगी। तो हमारा जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक है वो सारा राइट विंग की तरफ शिफ्ट होने लगा। इसीलिए 1980 में आपने देखा अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोला गया, हमारा जो ऋण है वो बहुत तेजी से बढ़ता चला गया, उसी का क्राइसिस हुआ। और वर्ल्ड बैंक, IMF ने, जिसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, वॉशिंगटन कंसेंसस की पॉलिसीज दुनिया भर में लागू कर रहे थे और इंडिया में भी लागू की उन पॉलिसीज को। उनका सारा जो मद्दोमदार है वो ये है कि आप मार्केटाइजेशन करें, स्टेट रिट्रीट करें, मार्केट आगे बढ़े। तो इसी के चलते हुए जैसे क्रुगमैन साहब ने एक आर्टिकल लिखा था 2005 में कि 2001 में अमेरिका में जितनी इनइक्वालिटी थी वो 1920 से भी ज्यादा हो गई थी। तो दुनिया भर में इनइक्वालिटीज बढ़ी क्योंकि रेगनिज्म और थैचरिज्म आ गया 1978-80 के बाद। वर्ल्ड बैंक के दबाव में सारी दुनिया में जो पॉलिसीज बदलने लगी और जो एक तरह से एंडिज्म आया कि कैपिटलिज्म अब जो जीत गया है, सोशलिज्म जो एक तरह से हार गया है क्योंकि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, चाइना ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। तो कुल मिला के ये ग्लोबल चेंज है। ये जो हमारे यहाँ हुआ 1991 के बाद, ये ग्लोबल चेंज का ही जो एक वो है जिसमें कि बिजनेस को हम आगे कर रहे हैं और जो गरीब आदमी है वो पिछड़ रहा है और उसी के चलते हुए इनइक्वालिटी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 1991 के बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, रेट ऑफ ग्रोथ हुआ, लेकिन उसका ज्यादातर असर फायदा मिला अमीर को, ज्यादातर फायदा मिला कैपिटल को, ना कि वर्कर्स को।
और जो दुनिया में अगर आप देखें तो कैपिटल हावी इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया भर में कैपिटल की मोबिलिटी बहुत बढ़ गई। वो एक देश से दूसरे देश टैक्स हेवन के जरिए से पैसा अपना निकाल के इधर से उधर कर लेता है। लेबर की मोबिलिटी नहीं है, तो कैपिटल देखिए हर जगह कंसेशन ले रहा है। तो इसको हम रेस टू द बॉटम भी बोलते हैं कि जो टैक्स हमारा जो रेट है वो गिरता चला गया है दुनिया भर में। वो तो अब येलेन साहब ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए, नहीं तो सब जगह जो टैक्स रेट घटाते चले जाए। तो कैपिटल ने बहुत सारा मतलब जो कंसेशन ले लिया है, उसके चलते हुए असमानता बेतहाशा बढ़ी है। सुधांशु, अनम्यूट अनम्यूट। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं चूंकि ये इस सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ मैं भी बोलता रहता हूँ, तो प्रोफेसर अरुण कुमार से जरूर थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि वो आत्मनिर्भर को किस तरह देखते हैं। ये जो भी इनकी पॉलिसीज हो वो तो अलग, जो स्पिरिट है आत्मनिर्भर की, और इसमें डिस्कशन था कि मॉनेटरी क्या बेनिफिट दिए गए लेकिन डिमांड बूस्ट नहीं हुई। लेकिन ये आत्मनिर्भर को कैसे रियली गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बढ़ रही है, मेरे अपने एग्जाम्पल, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसमें कंट्री में कोई क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, ये मुझे नहीं दिखाई देती। ये केवल एक अटेम्प्ट है टू मेक अस अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, उसमें भी कितना सक्सीड कर रहे हैं हम लोग पता नहीं। तो प्रोफेसर साहब, आप कुछ आत्मनिर्भर के बारे में अगर बताएं तो देखिए, आत्मनिर्भरता के लिए खासकर जब आज आपकी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था हो गई है, बाहर से चीजें आ जाती हैं, तो आत्मनिर्भर तो तभी हो पाएंगे जब आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। जो आज का वैश्वीकरण है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो आगे निकल जाएगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो पिछड़ जाएगा। तो चीन कैसे इतना आगे बढ़ा कि आज हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो इतना सस्ता है, जहाँ पे वेजेस बहुत कम है, वो पिट रहा है। हम मतलब गणेश की मूर्ति, मांझा, लटाई, पतंग, गुलाल, पिचकारी, ये सब भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है। और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको जो आपका जो पब्लिक एजुकेशन है उस पर आपको जोर देना पड़ेगा, जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उस पर जोर देना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि एसर की रिपोर्ट दिखा रही है कि 2005 से कि 50% जो बच्चे हमारे गांव के स्कूलों में हैं वो मतलब दूसरी जमात की पढ़ाई नहीं कर पाते, दूसरी जमात की लिखाई नहीं कर पाते हैं, दूसरी जमात का गणित नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनके पास कोई स्किल नहीं होगी तो कैसे सडनली वो टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो मेरा मानना है जो हमारे यहाँ जो शिक्षा की पद्धति है, हमारे जो हायर एजुकेशन भी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म चल रहा है। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या R&D चल रहा है, क्योंकि हम लोग रट्टा लगा के पढ़ाई करते हैं और फिर रट्टा लगा के जो अपना इम्तहान पास कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि जो हमारे शिक्षा पे जो हमें तवज्जो देनी चाहिए थी वो हमने दी नहीं। अगर शिक्षा पे तवज्जो नहीं देंगे तो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होगी। अगर टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप होगी तो हम दुनिया के मार्केट में खड़े नहीं हो पाएंगे और हम पिटते चले जाएंगे। उस समय हम कहेंगे कि आत्मनिर्भर हो जाएं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दें, तो बंद करके फिर हम अपने कोई और परेशानी में डाल देंगे। आपने देखा आरसेप में लास्ट मिनट पे हमने विड्रॉ किया, मतलब कि हम साइन करने वाले थे और एक दिन पहले हमने रिट्रीट कर लिया, क्योंकि हमें ये लग गया कि चीन फिर और ज्यादा हावी हो जाएगा हमारे ऊपर। चीन ऑलरेडी सरप्लस बहुत है उसका ट्रेड में हमारे साथ, और उसका ट्रेड सरप्लस और बढ़ जाएगा। फिर ये भी है कि अगर हम जो इतने बड़े ब्लॉक से बाहर रहेंगे तो भी पिटेंगे। तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया, R&D पे ध्यान नहीं दिया। और 1991 के बाद ये और ज्यादा समस्या बढ़ गई, क्योंकि हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं और रिपीटेड इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। 1991 के पहले कम से कम पब्लिक सेक्टर में कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता था, लेकिन 1991 के बाद जब उनको कहा गया कि आप प्रॉफिट कमाइए, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को सबसे पहले काट दिया। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ना प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ना पब्लिक सेक्टर में हो रहा है जिस तरह का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हो रहा, पर जो होना चाहिए, जो विश्व के लेवल पे होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। वो चाहे सॉफ्टवेयर में देख लीजिए कि हमारे यहाँ कौन सा ऐसा जो बढ़िया सॉफ्टवेयर निकला है जो वर्ल्ड लेवल पे एकदम से compete कर पाए। ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने जो कंप्यूटर में, वो सब इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर है। तो निश मार्केट में हम जरूर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, पर लेकिन इन जनरल नहीं। अगर आप देखें तो डिफेंस के फील्ड में हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि डिफेंस का फील्ड बहुत ज़रूरी फील्ड है जहाँ पे हमको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए थी। लेकिन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1988 से हम बना रहे हैं, आज तक भी वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
उसमें G505 का इंजन जो 1993 का है वो इस्तेमाल होता है। मेन बेल्ट टैंक हम 1988 से बना रहे हैं, उसमें हम लेपार्ड का इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इतने साल हो गए, आज हम मतलब मेन बैटल टैंक है, एयरक्राफ्ट है, ये सब में इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि हम टेक्नोलॉजी में और R&D में बहुत ही पीछे रह गए हैं, और यही कारण है कि हम मतलब ये जो आत्मनिर्भर का ये क्या है, तो आत्मनिर्भर मतलब कि हम अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेक्ट किस लिए कर रहे हैं? अगर हम R&D फिर भी नहीं डेवलप करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जब तक R&D पे जो तवज्जो नहीं होगा तो वो हम प्रोटेक्शन भी उस तरह से नहीं दे पाएंगे जो आत्मनिर्भर का है। दूसरी बात ये कि आत्मनिर्भर जो भारत की जो स्कीम है वो सप्लाई साइड स्कीम है। सप्लाई साइड का मतलब कि इन्वेस्टमेंट को हम प्रोत्साहन देंगे, तो इन्वेस्टमेंट फिर जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इस समय बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है देश में। पर ये सप्लाई साइड नीतियां तो तभी कामयाब होंगी जबकि डिमांड होगी। अगर असमानता, इनइक्वालिटी इस तरह बढ़ती रही तो डिमांड जब कमजोर रहेगी हमारे यहाँ। जैसे कि देखा पैंडेमिक के पहले रेट ऑफ ग्रोथ गिर के 3.1% हो गया था, और जब डिमांड नहीं रहेगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो आपने देखा 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट पीक किया था 37% पे, और उसके बाद गिर गया, वो 30% से कम हो गया, और जब पैंडेमिक आया तो और भी ज्यादा गिर गया। तो जब तक हमारा डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। तो हम जैसे कि टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में कंसेशन दिया तो लोगों ने वो सिर्फ अपना लोन पे बैक करने के लिए इस्तेमाल किया, ना कि नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डिमांड बढ़ाना जरूरी है। तो सप्लाई साइड नीतियां जो आत्मनिर्भर भारत में हैं ये सही नहीं है। इसमें हमने कृषि के बदलाव, लेबर में बदलाव, ये सारे कर रहे हैं, जबकि इस समय जरूरी है कि हम जो ऐसे पॉलिटिकली कंटेंशियस इश्यूज को सामने न लाएं, और जो ऑलरेडी हमारी समस्याएं हैं उनको पहले हल कर लें, उसके बाद फिर हम इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें। और वो भी तब जबकि इससे मतलब एक जब कोई मतलब लेबर पे या एग्रीकल्चर पे रियल चेंज हो। जो अभी की नीतियां हैं वो तो कॉर्पोरेटाइजेशन की नीतियां हैं, और कॉर्पोरेटाइजेशन की नीतियां तो और ज्यादा असमानता क्रिएट करेगी, और ज्यादा परेशानी करेगी हमारी अर्थव्यवस्था में। तो मेरा मानना है कि जो अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है वो एक पॉलिटिकली, वो तो जरूर है कि वो आत्मनिर्भर कहा गया है, लेकिन वो आत्मनिर्भर एक सही ढंग में नहीं है। तो इसलिए वो पॉलिटिकल एक स्लोगन है आत्मनिर्भरता, लेकिन अपने आप में वो पैकेज ही गलत है। जी आनंद, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और झा साहब के पास चल। आनंद जी का वो वॉइस म्यूटेड है। जी जी, मैं सिद्धू साहब एक चीज और आपसे समझना है, क्योंकि ये जब इकोनॉमी को लिबरलाइज करने की बात कर रहे हैं तो हैंड इन हैंड जा रहा है लेबर लॉस भी। और अभी पिछले हमने कोरोना शुरू होने के बाद देखा, क्योंकि अब ये सबसे मुश्किल दौर है, चाहे लेबर हो चाहे नॉन लेबर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस बीच बहुत सी सरकारों ने लेबर लॉस को या तो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया या खत्म ही कर दिया। इसको आप सिद्धू साहब मतलब एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द लेबर, आप कैसे, मतलब ये कैसे, कहां जा रहे हैं हम लोग? मैं आनंद जी, पहले तो जो पहला क्वेश्चन था आत्मनिर्भर का, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे चितरंजन लोकोमोटिव जो सबसे पुराना हिंदुस्तान की रेलवे का इंजन बनाने का कारखाना है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है कि 250 इंजन से ज्यादा इंजन वो नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे को बाहर से इंजन लेने हैं। और अभी इसी सरकार ने आत्मनिर्भर की बात सुन लीजिए, ये बेवकूफ बना रहे हैं देश को। इतना झूठ हमारे देश के सरकार में बैठे हुए जो अहदेदार हैं वो बोल रहे हैं। जी जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है अमेरिका की, उसको डीजल लोकोमोटिव का 1000 का ऑर्डर दे दिया, हर साल वो डीजल लोकोमोटिव 1000 सप्लाई करेगा। हमने डीजल लोकोमोटिव क्या करना है, हमारा तो स्टीम फेज आउट हो गया, अब डीजल फेज आउट हो रहा है, हमारे को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चाहिए। अब वहां से डीजल लोकोमोटिव आ रहे हैं, वो लोकोमोटिव से बेहतर लोकोमोटिव चितरंजन लोकोमोटिव बना सकता है, परंतु उसमें कॉन्फिडेंशियल एक इंस्ट्रक्शन है जीएम को कि आप 250 से ज्यादा नहीं बनाएंगे, यही लिमिट करके रखेंगे। और मैं आत्मनिर्भर का दूसरा एग्जांपल दे दूं, जो बीएचईएल का झांसी प्लांट है, वहां पर 300 डीजल लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाते थे हर साल, इंडियन रेलवे उनको कॉन्ट्रैक्ट देती थी। और अब ये आत्मनिर्भर आ गया, आत्मनिर्भर में मेड इन इंडिया को मेक इन इंडिया किया इन्होंने, उसका 300 का ऑर्डर देना बंद कर दिया, ग्लोबल टेंडर कर दिया। वो कावासाकी ले गई जापान में, क्योंकि वो हमारे को लोन दिया है उसने मेट्रो बनाने के, बुलेट बनाने के लिए। और अब जो महारत्ना है
बीएचईएल के चेयरमैन जो हैं वो कावासाकी के पीछे उसके होटलों में डिनर करवाते हुए घूम रहे हैं कि हमारे को कम से कम 30 लोकोमोटिव का ये आप एक पैटी कॉन्ट्रैक्ट दे दें। इंफ्रास्ट्रक्चर 300 लोकोमोटिव का है, इंजीनियर 300 लोकोमोटिव के अवेलेबल हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, हमारे पास रिसर्च नहीं है, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, परंतु जहां पर अंडर दी टेबल पेमेंट वाला मामला जो है, जिससे इलेक्शन लड़ा जाता है, खरीदी जाती है वोटें, एमपी खरीदे जाते हैं, गधों घोड़ों की तरह एमपी एमएलए खरीदे जाते हैं, वो पैसा भी तो उनको चाहिए ना जी। उसके ऊपर देश को उन्होंने दरकिनार किया हुआ है कि हम पावर में कैसे रहें, देश बिकता है तो बिके। अब इन्होंने जो डिफेंस के 41 इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया, हमारे चाइना की लड़ाई, पाकिस्तान की लड़ाई उसी 41 इंडस्ट्रीज में ही सारे तोप गोले जो हैं बनाने वाले कर्मचारी हैं। अब इन्होंने उसको 7 कंपनी में बना दिया 41 को, और वो 7 कंपनी का भी कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, शेयर मार्केट में आएगा। एफडीआई ऑलरेडी इंक्रीज कर दी है 49% से 74% इन दी डिफेंस। वो सारे के सारे जो हैं वो खरीद लेंगे, जो 51% से ज्यादा आ जाएंगे शेयर लेकर, वो मालिक बन जाएंगे। 63,000 एकड़ लैंड है डिफेंस के पास, जिसको उसको बेनिफिट होना है। वो प्राइम लैंड है और बड़ी बड़ी सिटीज में है। वो बॉम्बे में देख लो, नागपुर में देख लो, चेन्नई में देख लो, बहुत बड़ी बड़ी लैंड है डिफेंस के पास। वो डिफेंस के लिए लेगा, अगर कोई भी विदेशी कंपनी लेगा, वो कोई हमारा रक्षा का सामान नहीं बनाएगा, वो तो कमीशन यहाँ आके नहीं देगा, वो तो बाहर से ही सामान मंगाना पड़ेगा तभी कमीशन मिलेगा। तो ये देश की जो जितनी भी जो बाजार बना रखा है देश को बेचने का, वो देश का सत्यानाश कर रहा है। और अभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अरुण जी तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, मैं यहाँ से आंकड़े तो नहीं दे सकता, परंतु मैं देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे बहुत हर बार आके बोलते हैं 80 करोड़ को फ्री राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब 80 करोड़ जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, उसी को राशन दे रहे हैं ये। और बाकी तो कुछ चंद आदमी हैं जिनकी इसी पेंडेमिक के अंदर उनकी जो वेल्थ है वो कोई उसका परसेंटेज ही नहीं निकाल सकते। अरुण जी जरूर बता देंगे कितना परसेंटेज है उनका। वो दुनिया के चौथे नंबर पे पहुंच गए और एशिया के नंबर 1 पे बन गए। तो पेंडेमिक में ऐसा क्या मामला आ गया, वो आ गया कि बीएसएनएल और एमटीएनएल, हमने वो सारा का सारा घाटे में करके वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 87,000 कर्मचारियों को फोर्स किया कि आप वीआरएस लेके चले जाइए। अभी उनको पूरा सेटलमेंट नहीं मिला है, आधे आधे पैसे मिले हैं। वो कह रहे बेचते जाएंगे एसेट्स को तो आपके पैसे देते रहेंगे। और उसकी वजह से जियो जो है, जियो का जो देश में मतलब जितनी मार्केटिंग हुई, और वो मार्केटिंग किसका सहारा लेके हुई, और आज जियो ही जो मोनोपोली कर रहा है देश के अंदर, उसमें दूसरे जो हैं कम्युनिकेशन के जो आईटी के हैं वो सारे फेल हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है जी कि ये सारा का सारा देश के जो राजनेताओं को हम चुन के सरकार बनाने के लिए भेजते हैं, वो फिर वर्ल्ड बैंक के दबाव में, चाहे जी हो चाहे आस्ट्रॉम हो, उनसे वो सौदा करते हैं। हमारी टेक्निक हमने फ्रांस से लेकर आए, हमने फ्रांस का इंजन गाजियाबाद इलेक्ट्रिक शेड में मेंटेन किया, और हम कोच जो है अपना जर्मन से लेके आए, और एलएचबी कोच उसको कपूरथला बना रहे हैं आज हम, और दुनिया से compete कर रहे हैं। टेक्निक की कोई कमी नहीं, रिसर्च की कमी नहीं, हमारे पास कोई इंजीनियर की कमी नहीं, सब अवेलेबल है। परंतु अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा और अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे देश के रिसोर्सेज को, जल जंगल जमीन को भी बेचकर अपने एमपी एमएलए गधे घोड़ों की तरह खरीदने के लिए बैंक बैलेंस बनाना है, तो ये देश का भगवान मालिक है। इसमें बहुत जबरदस्त करप्शन है। मैं 50 एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, और कोई भी चैलेंज करके मेरे से आके डिस्कशन कर सकता है कि इसमें सिर्फ अपने को पावर में रखने के लिए देश को बेचा जा रहा है या देश को बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। मैं सुधांशु, अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता हो, क्योंकि आपने T18 डिजाइन किया था लोगों को। सिद्धू साहब, आप मालूम नहीं आपका तारुफ है कि नहीं, सुधांशु मणि साहब हैं, ये मेरे क्लास फेलो हैं और इंडियन कोच फैक्ट्री मद्रास के जीएम रहे हैं। और T18 इन्होंने ने डिजाइन किया था, लेकिन अब उस T18 का क्या हो गया, उसको क्या बोला जाए। अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आ रहा है, तो ये जो हम लोग क्यों डीजल इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, सुधांशु? मैं वो बता दूं, वो ऐसा था कि जब इनकी नीतियां जो हैं इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं, ये 2015 में ये ऑर्डर दिया था इन्होंने जी को। उस समय डीजल इंजन भी खूब बन रहे थे इंडिया में। उस समय बात थी कि ये बजाय जी से बनवाने के डीएलडब्ल्यू में भी बन सकते हैं, तब डीजल इंजन की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड थी। लेकिन ये जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है।
ये कोशिश जरूर पीयूष गोयल साहब ने की थी कि इसको बंद कर दिया जाए, लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम आ गए थे, इसलिए इन्होंने अपने बनाने बंद कर दिए और जी के कारखाने में बन रहे हैं। तो वो उसका रीजन थोड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी थे, वो भी था। एक सिद्धू साहब को मैं जो फिगर बोल रहे थे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि 20-21 में चितरंजन ने 313 इंजन बनाए और 21-22 में उनको 410 बनाने हैं और टोटल इलेक्ट्रिक लोको 981 बनने हैं। सब के सब ये पटियाला, बनारस और चितरंजन में बनेंगे। और ये बात सही है कि इंपोर्ट का भी हिसाब चलता रहता है, स्पेशली डीएफसी के लिए, क्योंकि जापानीज लोन है और वो बड़ी मिक्स्ड अप पॉलिसी में कंफ्यूजन बहुत है। जैसा अरुण कुमार साहब ने कहा कि आत्मनिर्भरता का केवल ये मतलब तो है नहीं कि आप यहाँ पे कुछ लो एंड काम करने लगे। टेक्नोलॉजी आपको यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल तो खैर ड्यूबियस है, वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट, आई थिंक प्रोफेसर विल एग्री विथ मी, इज द बिग स्पेंडर एंड गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर यहाँ की कंपनीज आर फोर्स्ड टू इनोवेट एंड एंटर इनटू R&D। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में ये कंडीशन लगा सकते हो कि आप सिर्फ बाहर से ले आए, आपने कुछ उसमें नट बोल्ट लगाया, कुछ वैल्यू ऐड की, वो कोई आत्मनिर्भर नहीं हुआ। द टेक्नोलॉजी शुड बी क्रिएटेड इन द कंट्री एंड देन ओनली। दिस इज व्हाट जापान एंड चाइना डिड। आज से हम भी वही करते रहे, लेकिन 70 साल से वही करते आ रहे हैं। अब वो टाइम आ गया है कि अपनी टेक्नोलॉजी बनाए। जी जी, मैं अरुण भाई साहब आपको जाने से पहले बस एक अंतिम प्रश्न। हमने जब परसों हम आपसे फोन पे बात किए थे इसके लिए आग्रह करने के लिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया था। मैं कह रहा था कि दिक्कत कहाँ है? सारे 5 स्टार होटल में जाइए, सब भरे हुए, सारी लंबी गाड़ियां वो उसमें बुकिंग चल रही है, वो पैरवी करवाना पड़ रहा है। तो हिंदुस्तान की कौन कहता है कि कहीं दिक्कत है? सब तो 5 स्टार चल रहा है, हवाई जहाज में जगह नहीं है। अब तो रेलवे में भी जनरल, आपको ये एक नई आप लोगों को जानकारी दे दूं, जनरल कंपार्टमेंट में अब बिना टिकट के आप चढ़ नहीं सकते हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट हो गया। संदीप भाई साहब बैठे हुए हैं, ये जनरल टिकट कल इनको आज का नहीं मिला है, कल का टिकट लेके शायद जा रहे हैं, जल्दी जाना था इनको। तो और मतलब ये कौन सा हिंदुस्तान है जो इतना मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है 5 स्टार? हम तो भाई 5 स्टार जब कोई ऐसा काम होता है एज ए इन्वेस्टमेंट जाता हूँ अपने परिवार के साथ, तो मेरे जाने का कोई मतलब ही नहीं लगता है। ये कौन लोग? देखिए, हमारे यहाँ असमानता बेतहाशा है। 3% लोग काले धन की कमाई बहुत करते हैं, जो मतलब 3% एक तरह मतलब एक्सटेंडेड अगर आप ले लें तो उसमें भी जो ऊपर का 1% है उनकी बहुत कमाई है। लेकिन अगर आप 3% भी मान लें तो 140 करोड़ में अगर 3% यानी कि 4.2 करोड़, यानी 4.2 करोड़ तो एक यूरोपियन कंट्री हो गया। तो मतलब कि 1.4 बिलियन में 42 मिलियन एक यूरोप बसा हुआ है। ये जो कंज्यूमरिज्म दिखता है, जो खासकर का जो बड़ा बड़ा आप देखते हैं 5 स्टार होटल है, बड़ी बड़ी कारें हैं, आप बड़े बड़े टेलीविजन हैं, टैग हॉयर वॉचेस हैं, गोल्ड टिप पेन्स हैं, ये सब, ये जो 42 मिलियन है जिसके पास काली कमाई है, उनके पास कुछ वाइट इनकम भी, ऐसा नहीं कि सारी ब्लैक है, पर जो इनके पास काली कमाई काफ़ी है, उनका कंज्यूमरिज्म जो है वो दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए जैसे मेरे मित्र आते हैं जो अमेरिका से, जब मैं पीएचडी फिजिक्स में कर रहा था तो वो लोग कभी कभी आते हैं विजिट करने, तो वो कहते हैं कि भाई अरुण, आप तो कहते हो कि गरीबी बहुत है, हम तो कनॉट प्लेस जाते हैं, बंगलौर में एमजी रोड जाते हैं, देखते हैं कि खूब भोग विलास हो रहा है। तो मैं यही समझाता हूँ कि 42 मिलियन जो है वो तो एक यूरोपियन कंट्री के साइज का है। तो हमारे यहाँ 1.4 बिलियन में एक यूरोप है जो कंज्यूमरिज्म बहुत कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि दिल्ली का अगर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे देखें तो वो तो दिखाता है कि जो 90% लोग हैं वो 25,000 रुपए प्रति माह प्रति परिवार से कम खर्च कर रहे हैं, और जो 50,000 से ऊपर जो खर्च कर रहे हैं प्रति माह प्रति परिवार, वो सिर्फ 2% लोग हैं। यानी कि जो 50,000 रुपए आप प्रति माह प्रति परिवार मांगे तो वो भी कोई बहुत ज्यादा भोग विलास नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये जो काली कमाई है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहां पे आपको ये भोग विलास का दिखेगा। तो यानी कि एक असमानता बेतहाशा है हमारी। और ये मैं बात जब मैंने अपनी ब्लैक इकॉनमी की किताब लिखी थी 1999 में, तब से मैं ये बात बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि ये जो काले असली जो हमारे यहाँ जो डिस्पैरिटी है वो ब्लैक इकॉनमी की वजह से है। क्योंकि जब मैंने उस समय देखा 1996 में कि अगर आप टॉप 3% ले लें और बॉटम 40% को पॉवर्टी लाइन पे मान लें, तो जो व्हाइट में है वो असमानता 12:1 है। यानी 12 जो आमदनी उनकी है तो 1 की आमदनी जो
बॉटम जो है उसकी है। तो अगर ब्लैक इकोनॉमी जोड़ दें तो 60:1 हो जाती है। तो असली जो असमानता है वो ब्लैक इनकम से आती है। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर आज आप देखें तो वो जब व्हाइट इकोनॉमी में अगर 25:1 होगी तो वो ब्लैक इकोनॉमी जोड़ लें तो 120:1 हो जाएगी। तो असली जो असमानता है वो हमारे जो ब्लैक इनकम जनरेशन से आ रही है और उस पर कोई रोकथाम नहीं हो रही है। और जो हमारा लेबर है, हमारे किसान हैं, वो इसी से परेशान है, क्योंकि जो 94% जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे परचेजिंग पावर नहीं है। और जब वहां परचेजिंग पावर बहुत कम है तो उसी की वजह से डिमांड फॉर फूड कम है। जब डिमांड फॉर फूड कम होगी तो जब एग्रीकल्चर प्राइसेस कमजोर रहेंगे तो एमएसपी की जरूरत पड़ेगी, और एमएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है तो किसान परेशानी में है। तो जब तक 94% को लिविंग वेज नहीं मिलेगी तो जो किसान भी परेशान रहेगा, मजदूर भी परेशान रहेगा। और ये जो हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक तरह से कहा जाए तो दैट इज द रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, जिसके चलते हुए कि आपकी वेज ज्यादा नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि वो खतरा है कि भाई अगर मैंने वेज ज्यादा डिमांड किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैं चला जाऊंगा। जैसे कि आपने देखा कि जब 1982 में जो मिल्स थी, जो टेक्सटाइल मिल्स थी बॉम्बे में, वो जब बंद हुई, और ये कहा जाता है कि जानबूझ के स्ट्राइक कराया गया वहां पे, जो लंबा स्ट्राइक था, उसके बाद सारी मिल्स बंद हो गई और जो वर्कर्स थे वहां मिल्स में वो फिर कोई रेडी पटरी पे आ गया है, कोई खोमचा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज अ थ्रेट टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा डिमांड करेगा तो फिर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारा मतलब एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि आज की पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है और कैसे 1975 के बाद बदली, कैसे 1991 के बाद बदली, तब पूरा समझ में आएगा कि ये सारा खेल क्या चल रहा है। जी, मैं इसको आप लोगों को धन्यवाद देने से पहले एक चीज बता दूं, प्रोफेसर अरुण, आपका जो ये थोड़ा डर है ब्लैक इकोनॉमी, हम लोग के कुछ साथी वो कह रहे हैं अभी नोटबंदी ने तो सब ठीक कर दिया है, नोटबंदी हो गई और देखते हैं सब ब्लैक मनी बाहर, सब व्हाइट हो गया। हमारे साथी भी कुछ कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया होगा तो जरूर कुछ ठीक किया होगा। और दूसरा, हम लोग का जो विषय था आज सुबह, भारत इंडिया हिंदुस्तान, इंडिया के ऊपर जब हम देखते हैं तो एक जगह खड़े हुए हैं मोदी जी, जिनके लिए भाई मैं उन ब्रांड्स को नहीं जानता हूं, लेकिन सुनते हैं जो घड़ी पहनते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, जो कलम लगाते हैं, जो जूता पहनते हैं, वो शायद हजारों लाखों रुपए के होते हैं। और एक भारत के या हिंदुस्तान के एक एंड पे ममता बनर्जी खड़ी रहती हैं, जिनकी बाथरूम स्लीपर मतलब उससे बेहतर तो मैं पहनता हूं, या मेरे घर में मैं क्या मतलब मेरे जो मेरे सर्विस सेक्टर मेरे से यहाँ सर्विस देते हैं वो पहनते हैं, वो जो एक साड़ी पहन के दिन भर गुजार देती हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक वो कहना चाहिए, भाई आप भी कुछ देश की जरा तरक्की करिए और बढ़िया बढ़िया पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। आप